तुम जब डेमोन्स्ट्रेशन करने जाओगे तो मांगोगे क्या? खबर के मामले पर खबर लेने का वक्त आ गया। परवेज रशीद, तारिक फातमी और राव तहसीन डॉन लीक्स रिपोर्ट के किरदार हो या शिकार, कुर्बानी के लिए तैयार हो जाएं। दहशतगर्द हमारे दरमियान है लेकिन हम अनजान हैं। कराची उर्दू बाजार वाकई ने चौंका दिया है। कल महफूज बनाना है तो आज होशियार रहना होगा। सरकार और इंपोर्टर्स की लड़ाई में अवाम का नुकसान हो रहा है। इंपोर्टर्स शराइत नहीं मान रहे, सरकार मौकिफ नहीं मान रही। 2500 दालों के कंटेनर्स पोर्ट पर पड़े हैं, अवाम तक नहीं पहुंच रहे। और एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल ज्यादा, असर कम हो गया। डॉक्टर्स एंटीबायोटिक देने और बैक्टीरिया उन्हें सहने के आदी हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर विद नाजिया और मैं हूं नाजिया अशर। 5 माह लगे, तहकीकाती कमेटी बनाना पड़ी, बड़े बड़े ओहदेदारों के फोन कॉल्स का फॉरेंसिक मुआयना हुआ और आखिरकार डॉन लीक्स के जिम्मेदारों का तयन हो ही गया। ये रिपोर्ट वजीर आजम को पेश कर दी गई है, ताहम अब तक इसे पब्लिक करने या ना करने से मुतालिक कोई हतमी फैसला सामने नहीं आया है। इस रिपोर्ट में 3 बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें वजीर आजम के मावने खुसूसी तारिक फातमी, प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर राव तहसीन और परवेज रशीद के नाम शामिल हैं। ये वो 3 लोग हैं जिनसे मुतालिक कहा गया कि इन्होंने कौमी सलामती के खिलाफ काम किया, गलत खबर फीड कराई। अब आखिरकार इन तीनों अफराद का तयन किया गया है, इन तीनों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। इस रिपोर्ट के वजीर आजम तक पहुंचने से पहले तारिक फातमी की उनसे मुलाकात भी हुई है और वजीर आजम से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर हैं जिस पर तबादला ख्याल हुआ और अब ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शायद तारिक फातमी से भी इस्तीफा लिया जाए। ये 3 शख्सियात जिन पर यह संगीन इल्जाम लगाया गया है, वजीर आजम के करीबी साथियों में शुमार होते हैं। इन तीनों शख्सियात की मियां साहब के लिए क्या अहमियत है, इससे मुतालिक पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर मजीद बात होगी। डॉन लीक्स रिपोर्ट, नवाज हुकूमत का कड़ा इम्तिहान। 3 अहम शख्सियात के नाम सामने आ गए। पहला नाम परवेज रशीद। साबिक विफाकी वजीर और सेनेटर परवेज रशीद का ताल्लुक वजीर आजम से काफी पुराना है। कई गम ही नहीं, पनामा फैसले की खुशी भी साथ बांटी। दूसरा नाम तारिक फातमी, वजीर आजम के मुआविन खुसूसी, जो गैर मुल्की दौरों समेत अहम मामलात में वजीर आजम नवाज शरीफ के साथ साथ रहे। तीसरा नाम राव तहसीन, जो प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं। जराये के मुताबिक तहकीकाती रिपोर्ट में जिम्मेदारों का तयन हो गया है, बस अब सजा का तयन बाकी है। डॉन लीक्स का ये सारा मामला अक्टूबर में शुरू हुआ था, जब डॉन अखबार ने एक रिपोर्ट में दावा किया था कि सिविल क़यादत कलअदम तंजीमों से मुतालिक मिलिट्री पॉलिसी से नाला है। इस रिपोर्ट ने एक तूफान बर्पा किया। हुकूमत और फौज दोनों ही जानिब से इसकी तरदीद की गई, इसको प्लांटेड खबर भी करार दिया गया। वजीर इत्तलात परवेज रशीद ने अपना ओहदा छोड़ा और इस मामले की तहकीकात के लिए कमेटी बनी, जिसे 30 दिन में रिपोर्ट पेश करना थी, लेकिन ये रिपोर्ट तैयार होने में 5 महीने लग गए। अलबत्ता इस मामले में तारिक फातमी, परवेज रशीद और राव तहसीन के नाम फरवरी में ही सामने आए थे और फरवरी में ही ये खबरें भी आई थीं कि इन तीनों अफराद को डॉन लीक्स का जिम्मेदार ठहराया जा चुका है। तहकीकाती कमेटी, जिसमें सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट मोहतसिब आला पंजाब, डायरेक्टर FIA, IB, MI और ISI के नुमाइंदे शामिल थे। इस कमेटी ने फरवरी में ही इन तीनों अफराद का पता लगा लिया था। तो जब रिपोर्ट फरवरी में तैयार हुई तो उसको फाइनल करने में 2 माह क्यों लगे और ये रिपोर्ट क्यों देर से जारी की गई, और अब अगर जारी भी की जा रही है तो इसको क्या पब्लिक किया जाएगा, इस पर हम बात करेंगे। आज न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट नासिर काजमी हमारे साथ हैं। नासिर, इससे पहले भी आपसे बात हुई थी, फरवरी से ही डॉन लीक्स का जो मामला है, 3 नाम सामने आ चुके थे, रिपोर्ट फाइनल हो चुकी है, खासी ताखीर हालांकि हुई है। क्या वाकई तमाम मामला तय पा गए, तो अब इस रिपोर्ट को कब तक पब्लिक किया जाएगा? बड़ा दिलचस्प सवाल है नाजिया इस ज़मन में कि कब पब्लिश किया जाएगा। आज जो रिपोर्टर्स बीट करते हैं वजारत दाखिला की, आप यकीन माने कि कल से ऑनवर्ड अभी तक हम इसी चक्कर में हैं कि शायद वज़ीर दाखिला की जानिब से या उनके स्टाफ की जानिब से कोई ऐसा पैगाम आए कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और वो इस रिपोर्ट को पब्लिक कर देंगे। लेकिन इस किस्म का कोई
वहाँ से रिस्पांस नहीं आया। तर्जुमान वज़ारत दाखिला से भी बात हुई, उनका कहना था कि वज़ीर साहब की आज जो एंगेजमेंट्स हैं उनमें इस तरह की कोई शेड्यूल में कोई चीज़ शामिल नहीं है। लगता ये है कि जो अब तक हमारे ज़राए ने हमें ये बात बताई है कि वज़ीर दाखिला ने जब रिपोर्ट ये पेश की तो उसके ऊपर वज़ीर आज़म ख़ासे देर खामोश रहे। अब खामोशी किस तरफ जाती है इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि उनके बहुत क्लोज़ एलाए हैं तारिक फ़ातमी। ये वो तीसरा नाम है जिसका इंतज़ार खासा, जिसको कंफर्म करने के लिए खासा टाइम लगा, लेकिन इस नाम के ऊपर, इस नाम के लिए कोशिशें भी हुई, मगर वो सारी कोशिशें बेसूद इस तरह से हुई कि अक्सरियत जो कमेटी मेंबरान की थी वो इस बात पर मुत्तफ़िक थी कि तारिक फ़ातमी भी गिल्टी हैं, इसलिए उनका नाम भी इसमें शामिल किया जाए। लेकिन एक बात ये भी अपने नाज़रीन से शेयर करते चलें कि तारिक फ़ातमी वो नाम है जिनका एक वज़ीर आज़म के करीब भी और जो डिप्लोमेटिक हल्के हैं उनमें भी बड़ी उनकी इज़्ज़त है। यकीनी तौर पर अगर उनको इस ओहदे से हटा भी दिया जाता है तो उनके लिए कोई और ओहदा यकीनी तौर पर वज़ीर आज़म की जानिब से नामज़द कर दिया जाएगा। बात की ना तारिक फ़ातमी साहब से मुताल्लिक के डिप्लोमेटिक हल्कों में उनकी बड़ी अहमियत है, इतने सीजन्ड डिप्लोमेट हैं वो, इस तरह की कोई भी कार्रवाई, वो इस तरह का कोई भी कदम बगैर सोचे समझे या बगैर किसी मशवरे के उठा सकते हैं, इस लाइन को क्रॉस कर सकते हैं इस हसास मामले में? ये बड़ा दिलचस्प बात है। बिल्कुल तारिक फ़ातमी साहब एक सीज़न डिप्लोमेट रह चुके हैं, उनका जो हल्का है उसमें उनका वाकई एक बड़ा नाम है। अब किस तरह से वो इस मामले में इन्वॉल्व हुए, जो हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक उनके टेलीफोन का फोरेंसिक जायज़ा भी लिया गया। जो तीनों नाम हैं, परवेज़ रशीद, राव तहसीन और इनका नाम जो तारिक फ़ातमी साहब है, इनके फ़ोन जो उनका डेटा था वो भी हासिल किया गया। फिर जो रिपोर्टर थे सिरल, जो उनके साथ उनकी कन्वर्सेशन, जो मैसेजेस आए, वो भी उनके मुताबिक भी ये चीज़ देखेगी। जो कमेटी मेंबरान थे वो इस बात पर बज़िद थे कि ठीक है आपने परवेज़ रशीद को ओहदे से हटा दिया, इतना काफ़ी है, राव तहसीन के ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी होगी, लेकिन तारिक फ़ातमी साहब भी इस मामले में बराह रास्त मुलव्वस। तो अब ये जब फाइंडिंग सामने आई तो जो अभी तक डिले हुआ था वो इसी वजह से हो रहा था कि तारिक फ़ातमी का नाम बीच में आ रहा था। अब तारिक फ़ातमी का नाम आने का मतलब यही है कि फिर उस मज़कूरा रिपोर्टर के उनके साथ अगर इस खबर के हवाले से डिस्कशन हुई, और अगर हुई तो किस बेस पे हुई और किस तरह एक ज़िम्मेदार आदमी जो हैं वो कौमी सलामती के अमूर को किसी जर्नलिस्ट के साथ डिस्कस कर सकते हैं यकीनन। लेकिन अब ये एक स्टेज है नाजिया, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझने वाला है वो ये है कि ये तो कमेटी की सिफारिशात हैं, अब इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाइयाँ होंगी। अब महकमाना कार्रवाइयों में कितना टाइम लगेगा वो आपके सामने है। हमारा यहाँ पे एक जो सिस्टम है उसमें कितना टाइम लगता है। एक सवाल और बनता है, कमेटी बनेगी, रिपोर्ट होगी, उसके बाद जो महकमाना कार्रवाई है वो तो हो, लेकिन जो 3 अफराद हैं, ये 3 शख्सियात हैं इंतहाई अहम नून लीग के अंदर, और फिर इस तरह की बातें कि नून लीग की जो ये 3 शख्सियात हैं इन्हें कुर्बानी के लिए पेश कर दिया गया है या इन्हें कुर्बान किया जा रहा है, तो जब इस तरह की स्पेकुलेशन सामने आ रही है तो फिर वो कौन सी शख्सियत है कि जिसके खातिर कुर्बानी दी जा रही है? यकीनन वो शख्सियत, अब मैं उनका नाम यहाँ नहीं ले सकता, अदरवाइज़ यकीनी तौर पर हर एक को पता है कि किसके लिए ये इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी जा रही हैं। हमेशा हमारे मुल्क में एक ट्रेंड रहा है कि जब कभी भी किसी बड़ी शख्सियत को बचाना होता है तो फिर उसके लिए उस हिसाब से छोटी शख्सियात को जो है वो कुर्बान कर दिया जाता है। यकीनी तौर पर ये एक गवर्नमेंट के नज़दीक अब यकीनी तौर पर इसके अलावा और कोई हल मौजूद नहीं था और कोई चारा नज़र नहीं आ रहा था। तो फिर इसमें ये जो 3 लोग हैं इनके ख़िलाफ़ ये रिपोर्ट सामने आई है। वज़ीर आज़म अभी तक रिलक्टेंट हैं इस रिपोर्ट को पब्लिक करने में, चूँकि वज़ीर दाखिला का एक ख़ास मिजाज है, वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी बारहा ये कह चुके हैं कि जब भी ये रिपोर्ट आएगी तो उसको पब्लिक किया जाएगा। जब अब आज उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के हवाले जब ये रिपोर्ट की तो उन्होंने इजाज़त ली कि क्या इसको पब्लिक कर दिया जाए, जिस पर वज़ीर आज़म जो है वो खामोश रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब इस पर कोई और रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है मुशावरत के जरिए। अब इस रिपोर्ट में जो 3 जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। अभी जिस महकमाना कार्रवाई की आप बात कर रहे थे, ये कार्रवाई हो क्या सकती है? सज़ा कौन तजवीज़ करेगा? इसके लिए कोई कमेटी जब बनेगी तो ये मामला कोर्ट तक जाएगा या वज़ीर आज़म खुद ही सज़ा का तयन करेंगे? इसीलिए ये खामोशी है, इसीलिए थोड़ा वक्त दरकार है।
यकीनी तौर पर देखें, जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो ये कौन मसला है नाजिया, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको एकदम से आप रिजॉल्व कर सकें। ज़ाहिर बात है इसके ऊपर पूरी कौम की नज़रें भी लगी हुई हैं। अब ये तो गवर्नमेंट की खुशनसीबी रही है कि और बहुत सारे इश्यूज़ थे जिनकी वजह से ये मामला छुपा रहा। 6 माह हो गए हैं, अब 6 माह के बाद क्या होगा? अगर तो लोग वही उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि जैसे पनामा का फैसला आएगा और कुछ हो जाएगा, तो अब लग तो ऐसे ही रहा है कि ये भी चीज़ सामने तो ऑलमोस्ट आ चुकी है। अब फिर से वही इंक्वायरियाँ होंगी, इंक्वायरियों में कौन सज़ा का मुस्तहिक करार पाएगा। अब ये फिर कि बत्ती की पीछे लगाने वाली बात मुझे नज़र आ रही है। अब आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि किस तरह गवर्नमेंट जो है इसको पब्लिक करती है और किस तरह पब्लिक किया जा सकता है, क्योंकि चीज़ें सारी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रही हैं। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। यकीनी तौर पर आप देख रही हैं इलेक्शन कैंपेन के अंदर तमाम मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ दाखिल हो चुकी हैं, जलसे जुलूस हो रहे हैं। तो इस सूरत हाल में जो हुकूमत है उसके पास कोई अदर ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा कि वो किस तरह इस मामले को। बहुत शुक्रिया नासिर काज़मी, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट। तमाम तर जो सूरत हाल बन रही है उस पर इज़हार ख्याल भी कर रहे थे और जो अंदर की रिपोर्ट्स हैं वो भी हमें फराहम करते हुए बता रहे थे कि डॉन लीक्स का जो मामला है तमाम तर कार्रवाई तो मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन वज़ीर आज़म को जब ये रिपोर्ट पेश की गई है तो उनकी जानिब से खामोशी इख्तियार की गई है। अब देखना ये कि कितनी जल्दी इसको पब्लिक किया जाता है या नहीं किया जाता। हम एक ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद कुछ और अहम इशूज़ हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ ऑन विद नाजिया। वेलकम बैक। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत मुल्क में फसादियों के खिलाफ एक्शन जारी है। वहीं बौखलाहट का शिकार दहशतगर्द आसान टारगेट को निशाना बना रहे हैं। कुरम एजेंसी के इलाके गाउजर में आज कुछ ऐसा ही हुआ, जहां गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। इस धमाके में खवातीन और बच्चों समेत 10 अफराद जान से गए, कई जख्मी हुए। दूसरी तरफ सिक्योरिटी इदारे भी दहशतगर्दी के खिलाफ सरगर्म हैं और आज ही खैबर पख्तूनख्वा में कलअदम तहरीक तालिबान के 4 दहशतगर्दों को फांसी दी गई। ये वो 4 दहशतगर्द थे जिन्हें फौजी अदालतों ने सजाए मौत दी थी। इनमें रहमानुद्दीन, मुश्ताक खान, उबैदुर रहमान और जफर इकबाल के नाम हैं। और आज ही रात कराची में रेंजर्स ने गिरफ्तार दहशतगर्दों की निशानदही पर छापा मारा। उर्दू बाजार में ये छापा मारा गया। रिहायशी इमारत थी जिसके एक फ्लैट में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई हुई। ये कौन लोग थे, इस इमारत में क्या कर रहे थे और रेंजर्स ने किस तरह से कार्रवाई की, इस पर पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर तफसीलन बात होगी। कराची का गुंजानाबाद इलाका उर्दू बाजार रात गए फायरिंग और धमाकों से गूंज उठा। रेंजर्स ने रिहायशी इमारत में कार्रवाई की। रिहायशी फ्लैट से रेंजर्स पर हमला किया गया। चार रेंजर्स एहलकार और राहगीर जख्मी हुए। रेंजर्स को सख्त मुजाहिमत का सामना रहा। एक दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। फ्लैट में मौजूद खातून और बच्चा भी दहशतगर्दों का निशाना बने। 7 घंटे बाद इमारत को क्लियर करा लिया गया। रिपोर्ट आपने देखी। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त भी हुई है। नईम, अचकजई, हमीद और जाहिद इनके नाम बताए गए हैं। और फ्लैट में हलाक होने वाली जो औरत थी और बच्ची नईम की बीवी और बेटी हैं। पशीन का रिहायशी नईम बीवी के इलाज के लिए कराची आया था, जबकि दूसरा शख्स हमीद, उसके बारे में बताया जाता है कि पेशावर का रिहायशी और टैक्सी चलाता था। नईम ने फ्लैट में अपने रिश्तेदार हफीज से किराए पर यह फ्लैट लिया था और हफीज समेत 4 अफराद जेर हिरासत हैं। इंचार्ज CTD राजा उमर खिताब का कहना है कि जो रेंजर से मुकाबले में मारे गए तमाम दहशतगर्द हैं, उनके बारे में उन्होंने बात की मीडिया से और वो क्या कह रहे थे, पहले ये सुनिए। ये प्रॉपर दहशतगर्द थे जो फुल ट्रेन लगते हैं मुझे, क्योंकि इसमें जितने भी दहशतगर्द हैं सब ने अपने आप को उड़ाया है, खुदकश किया अपने आप को। इसके अलावा जो जगह थी वो ऐसी थी कि यहाँ से इनके लिए भागने का कोई रास्ता नहीं था, जिसकी वजह से जो शुरू में जवान हमारे यहाँ पहुँचे रेंजर्स के, इन्होंने ऊपर से उनको ग्रेनेड फेंके, जिसमें जवान जख्मी हुए। लेकिन उन्होंने मजीद जो फोर्स उसको बुला के इसको कार्डन ऑफ किया और फिर काफ़ी देर तक ये मुकाबला चलता रहा। आखिरी वक्त तक वो लड़े, लेकिन ये जब उनको रास्ता नहीं मिला तो उन्होंने अपने आप को उड़ाया भी और कुछ जवानों की रिएक्शन में भी मारे गए। हेलो, इंचार्ज CTD की गुफ्तगू आपने सुनी। रिहायशी इमारत, खतरनाक दहशतगर्द 2.5 महीने से इसमें रह रहे थे। इस दौरान उनकी सरगर्मियां भी मशकूक रहीं। असलहा बारूद भी यहाँ पर जखीरा किया गया। आमदोरफ्त के लिए उसी इमारत की जो सीढ़ियाँ थीं, गेट था, उसको इस्तेमाल किया गया, लेकिन आसपास के लोगों को, इमारत के रिहायशियों को इसकी बिल्कुल खबर नहीं हुई। हुकूमत की जानिब से आए दिन आगाही से मुताल्लिक मुहिम चलाई जाती है कि मशकूक अफराद पर नज़र रखें,
सिक्योरिटी इदारों को आगाह करें। और ये जो वाक़या है अब ये साफ तौर पर बता रहा है कि अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेज में अदम ताउन की फिजा नजर आ रही है। ये वाक़या कैसे पेश आया, हक़ाइक़ क्या हैं, किस तरह से तहकीकात की जा रही है और ये कार्रवाई की किस तरह से गई, इस पर हम बात करेंगे। कराची के ब्यूरो चीफ रफ़त सईद ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया रफ़त साहब आपका। ये जो कराची के अंदर वाक़या हुआ, इंतहाई गुंजान आबाद ये इलाका, यहाँ पर किराए पर आकर दहशतगर्द रह रहे हैं और रेंजर्स ने जो ये कार्रवाई की है, ख़ासे सवाल खड़ा कर रही है ये कार्रवाई। किस तरह से ये मुमकिन हुआ दहशतगर्दों के लिए कि वो आकर उस गुंजानाबाद इलाके में रह रहे हैं, और फिर तमाम तर तफ्तीश जो दिन भर जो तहकीकात होती रही है, आप तक क्या मालूमात पहुंची, किस तरह से ये वाक़या पेश आया? देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि इस मरतबा ऐसा नहीं है कि पुलिस लाइम थी। प्रॉपर तरीके से उसकी डॉक्यूमेंट थाने में मौजूद हैं। एसएचओ ने बताया कि जिसने ये घर किराए पर लिया उसने दस्तावेजात जमा कराई, लेकिन जिसने घर किराए पर लिया उसने आगे किसी और को किराए पर दिया, वो एंट्री थाने में मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ी सी दुश्वारी पेश आ रही थी। उसे भी पुलिस ने किसी हद तक मामले को हल कर लिया है। मामला कुछ ऐसे शुरू हुआ कि स्नैप चेकिंग के दौरान रेंजर्स ने एक शख्स को गिरफ्तार किया जो टैक्सी चला रहा था। फिर उसकी पॉइंटेशन पर उसको लेकर जब उससे मालूम हुआ तो उन्हें अंदाज़ा इस बात का हुआ कि कोई इतना मतलब बड़ा कोई इस तरह का मामला नहीं है, कुछ लोगों की निशानदेही के लिए, तो लिहाजा वरना अमूमन रेंजर्स रात गए कार्रवाई करते हैं और रात 8 बजे ही उसे लेकर वहाँ पर पहुँचे। और उसके बाद जैसे ही वो दरवाजे पर गए तो जो लोग गए थे उनका ये कहना है कि उन्हें पिस्टल के चैम्बर लोड करने की जैसी आवाज़ आई है नॉक करने के बाद तो वो थोड़ा अलर्ट हो गया, लेकिन एकदम दरवाज़ा खुला और एक ग्रेनेड बाहर फेंका गया, तो जिससे कि कुछ एहलकार जख्मी भी हुए। और उसके बाद फिर वो एक फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ और फिर रेंजर बड़ी तादाद में वहाँ पर पहुँच गए और फिर ये एक मुकाबला चलता रहा, 7 घंटे तक चलता रहा। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है, ये यहाँ रह रहे थे, ये कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, क्या वजूहात थी? तो अंदाज़ा यही होता है और जिन लोगों से हमारी बात हुई है वो यही है कि या तो ये लोग फैसिलिटेटर के तौर पर आए थे 2-2.5 महीने क़याम करके, और जिस टीम ने कोई कार्रवाई बड़ी करनी थी वो बाद में आनी थी, क्योंकि घर से कोई इस किस्म का सामान नहीं मिला कि जिससे कि अंदाज़ा हो उनकी रिहाइश या वहाँ बहुत इस किस्म का बारूद कोई इतना इस तरह की चीज़ें नहीं थी। तो ये जो 7 घंटे तक मुकाबला होता रहा, ये किस तरह से हुआ, यानी कि क्रॉस फायर नहीं हो रहा था? देखिए, क्रॉस फायर जो पुलिस बताती है, जो रेंजर्स की तरफ से मौका सामने है, क्रॉस फायर हुआ है, लेकिन जब हम वहाँ पर गए तो जो वेपन भी वहाँ से बरामदगी दिखाई गई वो पिस्टल है या फिर हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल हुआ है। तो लिहाजा हैवी हथियार जितने भी हैं वो रेंजर ने इस्तेमाल किए हैं। और एक इसमें अच्छी बात यह है कि इतना गुंजान आबादी वाला इलाका था तो आम शहरियों की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। बहुत एहतियात से, प्लानिंग से, मनसूबाबंदी से और बहुत तहम्मुल से ये कार्रवाई की गई, जिसकी वजह से वहाँ जानी नुकसान नहीं हुआ। और जो लोग उस फ्लैट में मौजूद थे वही लोग हलाक हुए मुकाबला करते हुए, अभी तक यही बताया गया है। लेकिन जब इसकी तफ्तीश आगे चलेगी तो उसमें और बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी कि इनको यहाँ ठहराने का मकसद क्या था। हाँ, एक चीज़ वहाँ के लोगों ने ज़रूर बताई कि आज से 2-3 दिन पहले एक सफ़ेद रंग की गाड़ी आई थी, रात गए, और जिसमें से उतरने के बाद 2 लोग वहाँ कुछ देर उन्होंने इंतज़ार किया। उसके बाद एक खातून शटल कॉक बुर्का पहनी हुई थी, वो एक बच्ची को लेकर उतरी और वो गई है। बहुत तंग गली है, बहुत तंग रास्ता है और बहुत गुंजान आबादी वाला है। ये बड़ी तशवीश की बात है। हुकूमत की जानिब से भी, पुलिस की जानिब से भी बड़ी आगाही फराहम की जाती है, आम आवाम में इस बात का शऊर उजागर किया जाता है, किसी किस्म की मशकूक कार्रवाई देखें तो रिपोर्ट करें। लेकिन ये वाक़या ये बता रहा है कि अभी भी पुलिस और आम आवाम के दरमियान जो एतमाद की फ़िज़ा है वो उतनी बहाल नहीं हुई है कि अगर वो मशकूक कोई कार्रवाई देखते हैं तो वो उसको रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन लोग ये कहते हैं, जिन लोगों से हमारी बात हुई, कि वो अमूमन एक होता है कि आप कोई बालकोनी से झांक रहा है, खिड़की से देख रहा है, ये एक्टिविटी थी, उसे इस वाक़े के बाद रिकॉल हो गई। अमूमन लोग बाग इतना गौर नहीं करते, अगर आप उधर जा रहे हैं, कोई गुजरा है तो आपने थोड़ी देर के लिए देखा और चले गए। लेकिन अब ये वहाँ ये चीज़ उजागर हुई है और लोग इस तरह कह रहे हैं कि हम अपनी मदद आपके तहत उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों का डेटा जमा करें, कौन कितने अरसे से कहाँ से आ रहा है, क्योंकि वो इलाका ऐसा है कि नया आदमी फ़ौरन में वॉच होता है, नज़र में आता है। लेकिन इनके बारे में लोग कहते हैं कि 2-2.5 महीने से रह रहे थे, किसी से मिलना जुलना इतना नहीं था। हाँ, टैक्सी चलाने वाला लड़का जो है वो एक था कि वो एक पिक रेंजर ने किया था उसे स्नैप चेकिंग के दौरान, और उसी के पॉइंटेशन में यहाँ पर आए थे। लेकिन शायद उनको इतना अंदाज़ा नहीं था कि इस तरीके से रिटेलिएट करेंगे जो लोग मौजूद हैं, वो इस तरीके से हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल करेंगे, जो कि बॉडीज़ जिस तरह से वहाँ मिली हैं और जिस तरीके से वो लोग हलाक हुए हैं, तो वो खासे ऐसे दिल खराश मनाजिर हैं जो दिखाई भी नहीं जा सकते। तो खासा डैमेज हुआ बिल्डिंग को, मैंने अंदर जाकर उस जगह भी देखा है, तो वहाँ भी इस किस्म का जो चीज़ बताई गई है लगता है ऐसा ही है। दरवाज़ा खुलते ही उन्होंने
एक बार वो ग्रेनेड फेंका, 3 फेंके थे, 2 फटे हैं और 1 फट नहीं सका। और जो रेंजर की टीम वापस जब उन्होंने बाहर से कुमक बुलाई है तो जो नीचे गाड़ी खड़ी हुई थी वहां पर भी उन्होंने एक फेंका है। तो ये इससे अंदाजा ये होता है कि वो खासी मज़ाहमत के मूड में थे। लेकिन अब जो ये वाक़या हुआ है उसके बाद ज़ाहिर है खौफ व हिरास की फ़िज़ा तो महसूस हुई है कराची के अंदर। मजमूई तौर पर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है और जो रेंजर्स की कार्रवाइयाँ हैं उनका क्या अहवाल है इस वक्त? किस तरह से रेंजर्स मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ कर रही है? देखिए, रेंजर्स की जो इख्तियारात वाले मामले में जब रेंजर्स शहर से हट गई थी तो उसके बाद भी हमारी रेंजर के लोगों से मुलाकातें हुई और सबका यही कहना था कि अगर इस तरीके के इक़दाम किए गए तो वो ग्रुप री इमर्ज होंगे, दोबारा आएंगे और वो अनासिर सर उठाएंगे। उसमें कलअदम तंजीमें भी हैं, इस किस्म के दहशतगर्द अनासिर भी हैं और फिर जो दीगर और मामलात भी हैं, भत्ता हो रही है कराची में जो मुकामी सतह पर जो मामला थे इस तरह के स्ट्रीट क्रिमिनल, तो ये चीज़ें थी और उनका इशारा बिल्कुल ठीक था। और इख्तियारात मेरे ख्याल में जैसे ही वो फाल हुए, उस स्नैप चेकिंग उस दिन हुई भी बहुत थी, आज से 2 दिन पहले, उसी में ये आदमी जो इस शख्स को, टैक्सी वाले को, उन्होंने गिरफ्तार किया था और इसकी पॉइंटेशन पे यहाँ तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया रफत सईद, ब्यूरो चीफ कराची हमारे हमरा थे। और जो ये वाक़या पेश आया उर्दू बाज़ार गुंजान आबाद इलाका जहाँ पर दहशतगर्द रह रहे थे, रेंजर्स की कार्रवाई हुई और उन दहशतगर्दों को मारा गया। अपने इर्द गिर्द के माहौल से मुतालिक हमें बहुत ज़्यादा शऊर उजागर करने की ज़रूरत है। इस किस्म की मशकूक कार्रवाइयाँ देखें तो पुलिस को ज़रूर रिपोर्ट करें। हम एक ब्रेक लेते हैं, इस ब्रेक के बाद कुछ और स्टोरीज हैं जिन पर बात होगी। देखते रहिए न्यूज़ और विद नाजिया। वेलकम बैक। रमज़ान सर पर हैं और मुल्क में दालों का बहरान सर उठा रहा है। कराची पोर्ट पर दालों के 2500 के करीब कंटेनर्स पिछले 50 दिन से फंसे हुए हैं, ख़राब हो रहे हैं, लेकिन उन्हें क्लियरेंस नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह वजारत फूड की नई शराइत हैं जो काफ़ी कड़ी हैं। वजारत फूड के नए प्रोसीजर्स के मुताबिक दाल की हर लॉट की फ्यूमिगेशन यानी उससे जरासीम से पाक करना और 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट ट्रीटमेंट लाजमी है। वजारत फूड के इस नए प्रोसीजर का जो मकसद है, इथोपिया से आने वाली दालों में मौजूद एक कीड़े की मौजूदगी है जो पाकिस्तान में दीगर फसलों को मुतासर कर सकता है। ये प्रोसीजर बज़ाहिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इम्पोर्टर्स को ये बहुत महंगा पड़ रहा है क्योंकि इन्हें तमाम जो कंटेनर हैं कराची पोर्ट से उठाकर पोर्ट कासिम तक ले जाना पड़ते हैं, जहां लैब की क्लियरेंस के बाद ये दालें डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, जिससे एक तो ट्रक का जो किराया है वो डबल होता है, दूसरा उन्हें लैब की फीस भी अदा करना पड़ती है, जिसके बायस ओपन मार्केट में दालों की कीमतें बढ़ गई हैं और इनमें 20 से 25% तक इजाफा हुआ है। इसके अलावा एक्सपोर्टर्स ने 4000 कंटेनर्स भारत और बांग्लादेश भिजवाए हैं, जिससे रमज़ान में दालों का जो बहरान है उससे ख़तरा पैदा हुआ है। हुकूमत इस सिलसिले में कर क्या रही है, हम बात करेंगे। फूड सिक्योरिटी कमिश्नर डॉक्टर वसीमुल हसन हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर। इस वक्त 2500 के करीब कंटेनर्स कराची पोर्ट पर पड़े हुए हैं। अगर ये कंटेनर्स क्लियर नहीं होते हैं और रमज़ान बिल्कुल सर के ऊपर है, दालों की किल्लत का सामना करना पड़ता है, तो कोई बैकअप प्लान बनाया हुआ है इससे मुतालिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँ, अगर 2500 कंटेनर पोर्ट के ऊपर रुके हुए हैं तो इसमें कतई डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन या मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी का कोई अमल दखल नहीं है। ये ऑलरेडी ये ग्राउंड नहीं हो पाते, जिसकी वजह से इनका इंस्पेक्शन नहीं होता। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जो है हमारी क्रॉप जो है चने की पिछले साल की निस्बत बहुत बेहतर हुई है और 3,85,000 टन हमारी जो है चने की सिर्फ पैदावार हुई है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 1,40,000 टन ज़्यादा है। इसके अलावा जो इस साल हमने पिछले साल की निस्बत इंपोर्ट की है वो 27% ज़्यादा है बामुकाबला के पिछले साल 12 महीने में। इस साल जो हमने अब तक पिछले साल हमने 12 महीने के अंदर जो एक्सपोर्ट की थी वो जो है उसकी क्वांटिटी तकरीबन तमाम दालों की 7,80,000 टन थी, जबकि इस साल अब तक हमने जो है वो 10,65,000 टन इंपोर्ट कर चुके हैं और अभी 3 महीने रहते भी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल हमने 27% ज़्यादा इंपोर्ट। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर ये कंटेनर्स क्लियर नहीं होते, ज़ाया भी हो जाते, तब भी मकामी मार्केट पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई बहरान नहीं आने वाला? नहीं, इसमें जो है बुनियादी तौर पे जो है ऐसा बात नहीं कि क्लियर नहीं होंगे, ये तमाम क्लियर होंगे। प्रॉपर इसकी एग्जामिनेशन होगी और फिर उसके बाद इसको क्लियर किया जा रहा है। और बहुत तेज़ी से ये इंप्रेशन बिल्कुल गलत है कि खुदा न खास्ता जो है वो डिपार्टमेंट इनको क्लियर नहीं कर रहा। लेकिन इंपोर्टर्स तो माल उठाने को तैयार ही नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं, इंप्रेशन दिया जा रहा है कि हुकूमत ने जो टेस्टिंग का सिस्टम बनाया वो बहुत महंगा है, जिसकी वजह से कंटेनर्स फंस गए हैं।
अच्छा, ये भी गलत एक इम्प्रेशन कायम किया जा रहा है, कोई 100% ये लैब टेस्ट नहीं हो रहे हैं। ये सिर्फ जो है वो जो कि जिनके फाइटोसैनिटरी डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं उनके अगेंस्ट किया जाता है, जो कि फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट लेके ही नहीं आते। फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट है जो इंपोर्टिंग कंट्री देता है इस चीज़ की अश्योरेंस कि ये जो चीज़ आपके मुल्क भेजी जा रही है तमाम बीमारियों से और कीड़ों मकोड़ों से पाक है। अगर किसी कंसाइनमेंट के साथ वो सर्टिफिकेट ही नहीं है तो उसमें लाई जाने वाली चीज़ हमारी एग्रीकल्चर के लिए ख़तरनाक साबित होगी। तो लिहाजा उसका सेटिस्फाई होना इस चीज़ का कि तमाम बीमारियों से और कीड़ों से पाक है, तो उस वजह से उसको लैब टेस्ट में किया जाता है, जो हार्डली 10% है अगर टोटल इम्पोर्ट का देखा जाए ना। तो फिर उसको हम जो है वो भी उनको नुकसान से बचाने के लिए कि इसको दोबारा रीशिप ना करना पड़े, भेजना ना पड़े, हमने इनके लिए यहाँ एक हीट ट्रीटमेंट की फैसिलिटी डेवलप कराई है। उसी दिन उनको PPRO मिल जाता है, प्लांट प्रोटेक्शन रिलीज ऑर्डर, और उस फैसिलिटी पे चले जाते हैं। लेकिन यही जो फैसिलिटी है यही मसला बना हुआ है, क्योंकि माल उतरता है कराची पोर्ट पर, फैसिलिटी जो है आपकी वो पोर्ट कासिम पर है, ट्रक में कंटेनर्स वहां से ले जाना फिर डिस्ट्रीब्यूट करना एक महंगा अमल है ये, और आखिरकार इसका महंगाई का जो बोझ है वो आकर अल्टीमेटली आवाम पर ही पड़ रहा है। अथूपिया से आ रही है ज़्यादातर। अथूपिया में से जो सुर्ख लोबिया आया उसके अंदर ये प्रॉब्लम आई कि उसके अंदर 2 फिजियरियम की स्पीशीज़ ऐसी डिटरमिन हुई जो हमारे मुल्क में नहीं थी। अगर खुदा न खास्ता वो, क्योंकि ये दालें आ रही हैं सब वायबल हैं और दोबारा उग सकती हैं, खुदा न खास्ता हमारे मुल्क में दालों की बीज की इंतहाई शॉर्टेज है, तो ये मार्केट से बास औक़ात उगने के लिए भी चली जाती हैं। वहाँ से फिर जब ये फैलेंगी तो हमारी जो मेजर क्रॉप्स हैं जैसे हमारा पोटैटो है, बनाना है और हमारे मैंगो है, उसके लिए एक सीरियस थ्रेट हो सकता है। लिहाजा उस थ्रेट को एलिमिनेट करने के लिए ट्रीटमेंट कराई जा रही है सिर्फ हार्डली 10% कंसाइनमेंट के ऊपर। बहुत शुक्रिया वसीमुल हसन साहब, फूड सिक्योरिटी कमिश्नर हमारे साथ थे और वो ये कह रहे थे कि दालों का जो मसला हमें नज़र आ रहा है वो उस तरह से नहीं है। हम अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं और बात करते हैं एंटीबायोटिक की। दुनिया भर में एंटीबायोटिक दवाएं बहुत एहतियात से इस्तेमाल की जाती हैं। फार्मासिस्ट बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ये दवाएं फरोख्त किसी सूरत नहीं कर सकता, क्योंकि ये दवाएं पावरफुल होती हैं जो कि बैक्टीरिया की जो नशोनुमा है उसको सुस्त करती हैं या फिर मुकम्मल तौर पर उसको तबाह कर देती हैं। सिर्फ बैक्टीरिया से फैलने वाली जो बीमारियां हैं उनके खिलाफ ये दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं। ये दवाएं बैक्टीरिया के खिलाफ इंसानी जिस्म में मज़ाहिमत को बढ़ाती हैं, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ बात ये अहम है कि ये दवाएं मौसमी बीमारियों पर बेअसर होती हैं। वायरल बीमारियों में इन दवाओं के इस्तेमाल की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अफसोस यह है कि हमारे मुल्क में एंटीबायोटिक्स को लेकर ऐसा कोई उसूल नहीं है। यहाँ जिस डॉक्टर का जितना दिल चाहता है वो उतनी एंटीबायोटिक दवाएं लिख देता है और मरीज़ का जितना दिल चाहता है उतनी ज़्यादा वो दवाएं खाता है ताकि जल्द अज जल्द ठीक हो जाए। हर मरीज़ की यही ख्वाहिश होती है और ज़्यादा से ज़्यादा दवाएं लिखकर फार्मास्यूटिकल कंपनीज से अपना कमीशन लेना ये डॉक्टर्स की ख्वाहिश होती है। इस पहलू से बेखबर कि ये दवाएं आखिर मुतालिका बीमारी में कारआमद हैं भी या नहीं। मिसाल के तौर पर बुखार, नज़ला, ज़ुकाम और इस जैसे जो दीगर मौसमी अमराज हैं, एंटीबायोटिक की इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बीमारियां खुद अपनी मुद्दत पूरी करती हैं और उसके बाद ख़त्म होती हैं, लेकिन डॉक्टर साहिबान इन बीमारियों में भी कसरत से एंटीबायोटिक्स लिख कर दे देते हैं और मरीज़ भी बखुशी उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब इस तमाम मामले पर एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये इंकशाफ किया गया है कि एंटीबायोटिक दवाओं के गैर ज़रूरी इस्तेमाल की वजह से मुख्तलिफ बैक्टीरियाज के खिलाफ इन दवाओं की मज़ाहिमत कमज़ोर पड़ रही है, जिसके बाइस बीमारियों पर काबू पाना रोज़ बरोज़ मुश्किल से मुश्किल हो रहा है। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, बीमारियां नापैद हो चुकी हैं और फिर से फैल रही हैं अब दोबारा से। कराची में इन दिनों फैलने वाला चिकनगुनिया भी इसकी एक ताज़ा मिसाल है। हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर रही है, एंटीबायोटिक का जो इस्तेमाल इसको कंट्रोल करने के लिए क्या हिकमत अमली बनाई जा सकती है, इस पर हम बात करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर असद ज़हीर रिसर्चर हैं, मेडिकल रिसर्चर, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर असद आपका। मौसम तब्दील हुआ है और बहुत सारी नित नई बीमारियाँ, चिकनगुनिया जैसी बीमारियाँ फैल रही हैं, उसके साथ साथ एंटीबायोटिक्स का जो गैर ज़रूरी इस्तेमाल है वो बढ़ा है। डॉक्टर्स हर बीमारी में एंटीबायोटिक्स ही लिख कर देते हैं। इस सिलसिले में कोई कवानीन और ज़वाबित हैं हमारे यहाँ? देखिए, ये रैशनल प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग तो बिल्कुल है, लेकिन मुझे बताया गया था, मुझे लीशमीनियासिस के बारे में एक स्टडी हुई है जो जॉइंट स्टडी है, उसके बारे में इंटरेस्टेड था। आज टीवी मेरे से बात करने के बारे में, वो एक इंटायरली डिफरेंट टॉपिक है। वो एक उसमें अगर एंटीबायोटिक सजेस्ट की जाती, प्रिस्क्राइब की जाती है, तो क्या वो सही होगा? नहीं, देखिए उसकी स्पेसिफिक, उसके लिए कालाजार के उसको कहते हैं, सैंड फ्लाई की बाइट है, लीशमीनियासिस है, उसके लिए उसकी स्पेसिफिक ड्रग्स हैं, वही प्रिस्क्राइब की जाती हैं जो उसको ट्रीट करती हैं।
ठीक है, तो ये जो जनरली दुनिया भर में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हो रहा होता है, उसका फ़रोख्त का एक कानून मौजूद होता है और बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की दवाएं फ़रोख्त नहीं की जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ उस पर अमल नज़र नहीं आता। इस बारे में आपकी कोई रिसर्च है, इस पर आप कुछ बात कर सकते हैं? नहीं, ये प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग के ऊपर या इसकी प्रेवलेंस के ऊपर, इस पे तो हम लोगों ने नहीं काम किया, क्योंकि लीशमीनियसिस है जिस पे हमारी स्टडी है, ये पाकिस्तान में, जॉर्डन में, अल्बानिया में जॉइंटली की गई। इसकी रिपोर्ट की पब्लिकेशन में हमें वी वर इंटरनेशनली फंडेड, तो वो डिफरेंट इशू है। मुझे उस इशू के से ठीक है डॉक्टर साहब, कॉन्टेक्स्ट में कॉन्टेक्ट ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर असद ज़हीर हमारे साथ मेडिकल रिसर्चर हैं और अपनी रिसर्च से मुतालिक तो वो बात कर ही रहे थे, लेकिन हमारा इस वक्त जो मेन कंसर्न है वो ये है कि उस जिस बीमारी का जिक्र कर रहे हैं उसके अंदर एंटीबायोटिक्स को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर्स की तरफ से बहुत आती है और अमूमन एक जो तासुर पाया जाता है वो ये पाया जाता है कि डॉक्टर्स कमीशन लेते हैं और उस कमीशन के तहत वो हर बीमारी में, चाहे नज़ला हो, ज़ुकाम हो, खांसी हो, वो उसके अंदर एंटीबायोटिक्स लिख देते हैं और एंटीबायोटिक्स का जो बेदरिग इस्तेमाल है वो सेहत के लिए बहुत मुज़र है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से दीजिए मुझे इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी और कुछ और अहम इशूज़ पे खबरों पर बात होगी। देखते रहिए न्यूज़ आवर विद नाजिया। करनों पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तुम जब डेमोन्स्ट्रेशन करने जाओगे तो मांगोगे क्या?